सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। और जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो आपका चैप्टर है 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और अगर हम बात करें, ये जो आपका सामाजिक अध्ययन जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का कमेंट्स था कि आप इसको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम एक वीडियो में प्रोवाइड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। अभी आप देखेंगे तो मैंने मतलब आज पूरे डे में 5 लेसन तक, जी हाँ फ्रेंड्स, आपका भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, वर्धन वंश, ठीक है, सामंतवाद कालीन भारत, प्लस दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल, राष्ट्रकूट, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी लेसन 5 तक पूरा हम आज के इस वीडियो में, आप कह सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट और नोट्स बनाकर लाए हैं, ताकि आप सभी को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और जितने भी लेसन छूट जाते हैं ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो अरब में इस्लाम का उदय किस तरीके से हुआ, भारत में तुर्कों का आक्रमण, सल्तनत कालीन भारत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस तरीके से हुआ, सल्तनत कालीन की उपलब्धियाँ, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव। तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, इसको आप आसानी के साथ कर सकते हो। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, जैव मंडल। तो ये जो आपके जितने भी चैप्टर आ रहे हैं इजी है। वायुमंडल क्या होता है, पवन क्या होता है, जल मंडल क्या होता है, संविधान, ये थोड़ा जो 15 चैप्टर है ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता जागरूकता क्या है, ठीक है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, इसको भी आप आसानी के साथ लिख सकेंगे। मुद्रा क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, भारत का औद्योगिक विकास, जिसमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आता है। लघु उद्योग क्या होता है, कुटीर उद्योग इसे हम कह सकते हैं कि हम अपने घर में या हम अपने ही घर के सदस्य से जो भी काम करते हैं वो कुटीर होता है। और लघु उद्यम में आप कह सकते हो कि, ठीक है। तो इतने सारे चैप्टर हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही जल्दी आप कह सकते हो कि क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि मौर्य वंश में कौन प्रमुख शासक आए। तो 3 नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। ये पहला प्रश्न यही कि बन सकता है कि मौर्य वंश के प्रमुख 3 शासक कौन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। चलिए आइए जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पॉइंट टू पॉइंट। तो देखिए, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और डॉक्टर रामाशंकर ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ इस तरीके से बताया कि सिकंदर के जाने के बाद एक सितारा आया था जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, तो 345 ईसा पूर्व हुआ था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, तो 345 ईसा पूर्व हुआ था। किस वंश में, तो मौर्य या क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके जन्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा विद्वानों में मतभेद है। और देखिए, इनका साम्राज्य जो था बहुत ही ज़्यादा बड़ा, विस्तार, व्यापक था। और इन्होंने ऐसा मतलब सम्राट था जिसने राजनीतिक सूत्र या राजनीतिक एकीकरण में अपने साम्राज्य को रखा था, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न इससे आ सकता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो फ्रेंड्स, ये 4 दिशा होता है, जिसमें ये आपका उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। तो फ्रेंड्स, इन चारों दिशाओं में चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, विस्तार था। पश्चिम में जो था वो हिंदूकुश पर्वत था, ठीक है। और उसके बाद देखिए पूर्व में क्या था, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर और उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में मैसूर तक इनका जो साम्राज्य था फैला था, ठीक है। तो इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा। पश्चिम में हिंदूकुश पर्वत, ठीक है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में मैसूर। देखिए, हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहाँ से जानते हैं, तो मेगास्थनीज इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उपलब्धियाँ क्या क्या है, जो कि बहुत ही अच्छे से आप सभी को इसके बारे में जानना होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था बहुत ही ज़्यादा विशाल था। और किसके कारण और ज़्यादा विशाल साम्राज्य हो गया, तो चाणक्य के द्वारा। देखिए, चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों मिलकर
किस किस पर अपना उपलब्धियां प्राप्त किया, तो पंजाब पर विजय, ठीक है। उसके बाद मगध राज्य पर विजय। देखिए मगध राज्य पर विजय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या हुआ था कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को क्या किया था, मतलब चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ने मिलकर इनको हराया था और गद्दी पर चाणक्य बैठा था 321 ईसा पूर्व में। अब देखिए मलय केतु से विद्रोह, बस पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। मलय केतु से विद्रोह का दमन, दक्षिण भारत पर विजय। और देखिए फ्रेंड्स सेलुलस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सेल्यूकस के साथ संघर्ष चंद्रगुप्त मौर्य का कब हुआ था, तो सेल्यूकस के साथ संघर्ष 305 ईसा पूर्व या बीसी में हुआ था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स जब सेल्यूकस के साथ संघर्ष हुआ था तो उसमें जीत किसकी हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी। और ये सेल्यूकस कौन था, तो सेल्यूकस जो था वो सिकंदर का सेनापति था। और देखिए फ्रेंड जब सेल्यूकस को हार मिली तो चंद्रगुप्त मौर्य के सामने झुकना पड़ा और इसके सामने 4 शर्तें रखी गई थी। वो शर्तें कौन कौन सी है, तो फ्रेंड देखिए सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है, खैबर से लेकर हिंद कोश तक जितने भी साम्राज्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, ठीक है। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको उपहार में 500 हाथी दिया। और उसके बाद देखिए जो चौथा जो शर्त था मैं बता दे रही हूँ अगर आप सभी को दिख नहीं रहा है तो, दूत विनिमय यानी जो मेगास्थनीज था वो पाटलिपुत्र आ गया, यानी दूत का विनिमय हो गया। तो इस तरीके से सेल्यूकस से रिलेट करके अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। देखिए मेगास्थनीज ने बोला था कि जो पाटलिपुत्र है ये सबसे बड़ा नगर है और पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का भवन भी है, ठीक है। और इसकी जो शासन मतलब मेगास्थनीज ने बताया था कि जो चंद्रगुप्त का शासन व्यवस्था है, जो समिति है, इसमें 30 सभासद होती है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये तो पूरा हो गया। अब मौर्य प्रशासन यानी मौर्य प्रशासन किस तरीके से था, तो इनका भी जिस तरीके से वर्तमान काल में जो भी हमारा केंद्र होता है, केंद्र से सिटी होता है, राज्य होता है, राज्य से जिला होता है, जिला से ग्राम होता है, उसी प्रकार से इनका भी था। तो देखिए केंद्रीय शासन में आप कह सकते हो कि प्रश्न पहला पूछा जा सकता है कि मौर्य प्रशासन इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और इंडिका अर्थशास्त्र से मिलती है। और इनका जो शासन व्यवस्था था वो एकतांत्रिक था, ठीक है, एकतांत्रिक था। और इसमें केंद्रीय शासन में आप कह सकते हो कि सम्राट जो था संपूर्ण शासन का प्रधान था, ठीक है। और जो राजा थे वो प्रजा को संतान मानती थी, ठीक है। और फ्रेंड देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो उनके शासन विभागों को अलग अलग भागों में बांटा गया था उसको तीर्थ कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो शासन विभाग है, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन विभाग था उसको अलग अलग भागों में बांटा गया था, उसको तीर्थ कहा जाता है। और जो विभाग के अध्यक्ष हैं उन्हें अमात्य, और वो क्या करते हैं, कर असुली करते हैं। तो प्रश्न यहाँ ऐसा पूछ सकता है कि अमात्य या चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल होता है या मौर्य वंश में विभाग अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो अमात्य कहते हैं, ठीक है। और सेना को देखिए जो उनकी सेना थी वो चतुरंगड़ी थी, इस प्रकार से था। और जो मंडल था सेना का 30 सदस्य था। और देखिए फ्रेंड्स नगर के न्यायाधीश को क्या बोला जाता था, तो व्यवहारिक महामात्र बोला जाता था, क्लियर। और जनपदों के न्यायाधीश को राजुक बोला जाता था। तो ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो नगर के न्यायाधीश होते थे उनको व्यवहारिक महामात्र और जनपदों के न्यायाधीश को राजुक बोला जाता था। इसमें हम जो भी पॉइंट लिखे हैं आपका लघु उत्तरी तो तैयार ही हो रहा है, साथ में अति लघु और बहुविकल्पीय प्रश्न भी तैयार हो रहा है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स दीवानी अदालतों को क्या बोला जाता था, तो दीवानी अदालतों को धर्मस्थ बोला जाता था और फौजदारी अदालतों को कंटक शोधन बोला जाता था। और देखिए फ्रेंड जब कोई गलत काम करता था तो इसमें मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। और जो भूमि कर एकत्रित करता था उसे हम अग्रम कहते हैं। तो ये आपका पूरा केंद्रीय शासन है। प्रांतीय शासन में भी बांटा गया ताकि जो भी शासन है सुव्यवस्थित ढंग से चल सके। स्थानीय शासन
में आप कह सकते हो ग्राम शासन तथा न्याय, जो ग्राम शासन तथा न्याय का जो भी अध्यक्ष होता था उसको हम ग्रामिक बोलते थे। ग्रामिक के ऊपर भी गोप होता था। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि जो मौर्य शासन था उसमें ग्रामिक के ऊपर क्या होता था, तो ग्रामिक के ऊपर गोप होता था और नगर प्रधान को हम क्या बोलते हैं, तो नगराध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो भी उनकी समिति है, जो भी उनका प्रबंध था 6 समितियों में बांटा गया था, जिसमें शिल्प, विदेशी उद्योग, जनगणना, इस तरीके से बांटा गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, ये चंद्रगुप्त मौर्य से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमने पूरा डिस्कस कर लिया। बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार आया। बिंदुसार का अलग नाम है अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का संहार। इसका शासनकाल देखिए कहीं कहीं पे अलग अलग होता है, लेकिन आप एक याद कर लीजिएगा, 300 से 272 ईसा पूर्व। ठीक है, और ये कैसा था, तो बिंदुसार से उतना सवाल नहीं पूछता है। बस याद रख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार जो था पुत्र था, और इसको एक और नाम से जानते हैं अमित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का संहार करने वाला। ठीक है, और इसका शासनकाल जो था 300 से 272 ईसा पूर्व। और ये कैसा व्यक्ति था, तो धार्मिक प्रवृत्ति का था, जिसका इफेक्ट जो था अशोक के ऊपर पड़ा था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अशोक के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। अशोक का जो शासनकाल था 273 ईस्वी से 236 ईसा पूर्व था। ठीक है, और यह एक महान शासक था, क्योंकि ये तक्षशिला का शासक पहले ही रह चुका था। आप सभी को पता भी होगा कि बिंदुसार के 2 पुत्र थे, एक अशोक था और एक शायद कुछ अलग नाम है, बट उस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अशोक महान सम्राट थे, इसलिए इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और यह विश्व का प्रथम साम्राज्यवादी नीति त्याग करने वाला शासक था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वर्ड प्रथम यहाँ पे लिखी हुई, यानी विश्व का प्रथम ऐसा शासक था जो साम्राज्यवादी नीति को त्यागा था। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि कलिंग युद्ध के बाद इसका जो धर्म परिवर्तन हुआ, और इसने ये, क्योंकि कलिंग युद्ध जो हुआ था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, या आप कह सकते हो कि उसमें बहुत ही लोगों की जान गई थी। ठीक है, और उससे वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को, आप कह सकते हो कि उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। ठीक है, और उसने धर्म को चेंज करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। तो इस तरीके से अशोक से इतने सारे टॉपिक पूछे जा सकते हैं। देखिए, कश्मीर यानी विजय घाटी को श्रीनगर में महत्वपूर्ण युद्ध, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, ये भी प्रश्न आता है। तो कलिंग का युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और ये जो हमें किस अभिलेख में मिलता है, तो 13वें अभिलेख में मिलता है, और ये अशोक का आखिरी विजय होता है। ठीक है, और धर्म परिवर्तन, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और नियमों और सिद्धांतों को देखिए, धम्म किसे कहते हैं, तो इतिहास में जो भी नियम और सिद्धांत जो अशोक के थे उन्हीं को हम धम्म कहते हैं। ठीक है, और ये इनका जो भी अशोक थे, देखिए कहीं कहीं कहा जाता है कि ये अपने 99 यानी अपने भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठे थे। तो पता नहीं ये सही कहा जाता है या फिर नहीं, लेकिन बहुत सारे विद्वान इस तरीके से कहते हैं। धम्म में देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है, माता पिता का गुरु सम्मान, दीन दुखियों के प्रति उदार, दया दान करना, श्रमिकों से अच्छा व्यवहार करना, अल्प व्यय करना, कम पाप करना, धार्मिक भावना। ठीक है, आचरण। देखिए इनके धर्म की विशेषताएं क्या की थी, तो सार्वभौमिकता थी, सहिष्णुता थी, तत्वों पर बल दिया जाता था। तो अशोक से इतने सारे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। देखिए मौर्यकालीन की संस्कृति क्या थी, यानी उनका सामाजिक दशा कैसा था, आर्थिक दशा कैसा था, धार्मिक दशा कैसा था। देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक दशा में अगर हम कहें तो इनका जो था इंडिका और अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो थी पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी, 4 वर्ण इसमें भी था। ठीक है, नैतिक जो था उच्च कोटि की था, स्त्रियों को संतोषजनक स्थिति दी जाती थी, भोजन अच्छा मिल जाता था, आभूषण भी दिया जाता था, और झूठ चोरी से घृणा किया जाता था। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो कृषि, व्यापार, पशुपालन, ये सब कुछ किया जाता था, और व्यापार जो था जल स्थल और स्थल, ये दोनों के माध्यम
से किया जाता था। और धार्मिक की अगर हम बात करें तो ब्राह्मणों को प्रमुख स्थान दिया जाता था। ठीक है, और देखिए मौर्यकालीन कला से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मौर्यकालीन कला में जो स्तूप है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये स्तूप किस लिए बनाया जाता है? तो महान व्यक्तियों की स्मृति को याद रखने के लिए आप कह सकते हो कि स्तूप का निर्माण किया जाता है। तो मौर्यकालीन कला में पूछे तो ये तो नाम आप जो वास्तुकला है इसको आप जरूर लिखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? तो अशोक के बाद जो भी उत्तराधिकारी हुए बहुत ही ज़्यादा अयोग्य थे। देखिए कुणाल आए, दशरथ आए, और आपको याद रखना है कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ की मृत्यु कैसे हुई? तो सेनापति पुष्यमित्र के जो था उसी ने बृहद्रथ का या कह सकते हो बृहद्रथ का हत्या कर दिया। ठीक है, और आंतरिक जो थी वो बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित नहीं थी। आर्थिक कमी के कारण ही जो मौर्य वंश था उसका पतन हो गया। तो इस तरीके से लेसन 1 पूरा खत्म होता है और आई होप कि आप बहुत ही आसानी के साथ इसको क्लियर कर लिए होंगे और इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए गुप्त साम्राज्य की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के बारे में हम जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे श्रीगुप्त यानी इसके स्थापना, या आप कह सकते हो कि श्रीगुप्त जो थे 275 से 300 ईस्वी में इसका जो भी स्थापना हुआ। ठीक है, और इसको हम स्थापना यानी हम श्रीगुप्त को अधिराज महाराज गुप्त भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच आया जो कि 300 से 319 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद घटोत्कच जो था वो क्या था? श्रीगुप्त का पुत्र था। इनके बारे में ज्यादा जानकारी, क्योंकि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, बस आपको ये याद रखना है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना की तो श्रीगुप्त ने कब? तो 275 ईस्वी में। और उसके बाद देखिए श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो थोड़ा महान था, और इसका जो शासन काल था 319 से 328, और ये घटोत्कच का पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम और महान शासक था। और देखिए फ्रेंड, सबसे महत्वपूर्ण कि इसी ने संवत प्रचलन यानी जो संवत प्रचलन की शुरुआत हुई वो चंद्रगुप्त प्रथम यानी जो घटोत्कच का पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच किसका पुत्र है? तो श्रीगुप्त का। घटोत्कच का पुत्र कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही संवत प्रचलन स्टार्ट किया। कब? तो 319 से 320 ईस्वी में। और महाराजाधिराज की जो उपाधि सबसे पहले किसने प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो ये कुछ फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो। और फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त जो था ये क्या था? मतलब आप कह सकते हो कि श्रीगुप्त आया, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आया था। और समुद्रगुप्त ऐसा था कि चंद्रगुप्त प्रथम उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, तभी उन्होंने क्या किया कि अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और फ्रेंड्स, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, और ये जो समुद्रगुप्त था ऐसा शासक था जो राजनीतिक एकीकरण को अच्छे से करने के लिए सुव्यवस्थित ढंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। और फ्रेंड्स, इसने क्या किया? सबसे पहले तो आर्यावर्त का प्रथम सैन्य अभियान, ठीक है, उत्तरी भारत पर 2 बार आक्रमण किया। किसने? तो समुद्रगुप्त ने। पराजित किसको किसको किया है? तो अच्युत को, नागसेन को, और आपका जो है वो है कुराड़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि अच्युत और नागसेन कुराड़ को किसने हराया था? तो जो था आपका यहाँ पे समुद्रगुप्त ने। ठीक है, उसके बाद देखिए दक्षिणापथ के अभियान, दक्षिणा नीति, सीमांत राज्यों पर विजय, गढ़ राज्यों पर विजय, ये किसने किया है? तो सभी समुद्रगुप्त ने किया है। अब देखिए अश्वमेध यज्ञ से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? तो समुद्रगुप्त ने करवाया था। और इसी अश्वमेध यज्ञ में इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। सोने के सिक्के इसी में या आप कह सकते हो समुद्रगुप्त ने चलवाए थे। और समुद्रगुप्त के बारे में अगर हम कहें इसके चरित्र के बारे में तो यह एक महान विजेता था, निपुण सेना नायक था, प्रजा हितैषी था, यानी यह लोगों के प्रति बहुत ही उदार था, उनका सम्मान करता था। ठीक है,
तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप याद कर सकते हो। और फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही हरिश्रेण आया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। जो समुद्रगुप्त है या आप कह सकते हो जो हरिश्रेण है, ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही आया था। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जाना चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। अब समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आएगा। और जो समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, एक तो था रामगुप्त और दूसरा था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रामगुप्त था ये अयोग्य था, ठीक है, उतना योग्य नहीं था। लेकिन जो उसका दूसरा पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, ये क्या था, योग्य था, ठीक है, जिसको हम चंद्रगुप्त द्वितीय या आप कह सकते हो विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, जिसका शासनकाल 380 ईस्वी से 414 ईस्वी तक था। यह समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय। वीर शासक, पिता के समान ये भी बहुत ही ज्यादा महान सम्राट था। इसने भी गढ़ राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, शक क्षत्रियों पर विजय प्राप्त की, और इसने चांदी की मुद्रा चलवाया था। पूर्वी प्रदेशों पर विजय की। और फ्रेंड्स, यहाँ का आप कह सकते हो शासन व्यवस्था कैसा था, तो केंद्रीय शासन व्यवस्था था। मंत्री जो थे, जो भी राजा थे उनका सहयोग करता था, और सामंत यानी सम्राट के अधीन थे। जो भी राजा थे छोटे छोटे सामंत में बटे हुए थे, ठीक है। और कुमारा माती यानी प्रशासन, जो प्रशासन के अधिकारी होते थे उनको कुमारा मात, ये जो है गुप्त वंश का शासन व्यवस्था के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता है, न्यायाधीश को महादंड नायक बोला जाता है, महल रक्षा को महाप्रतिहार बोला जाता है, और दंड पाशिक यानी पुलिस विभाग का जो बड़ा अधिकारी होता है उसको दंड पाशिक बोला जाता है, ठीक है। और देखिए, इसमें भी अच्छे से चलाने के लिए व्यवस्था को, इसमें भी कई भागों में जो भी केंद्र था, जो भी प्रशासन व्यवस्था था, इसको भी कई भागों में बांटा गया। प्रांतीय शासन, विषय शासन, ग्राम शासन, ठीक है। विषय शासन यानी प्रदेशों को ही हम बोलते हैं विषय शासन, ग्राम शासन, न्याय व्यवस्था, ठीक है। तो ये सारे याद कर लीजिएगा। और आय का साधन क्या क्या था, तो आय का साधन भूमि कर, ठीक है, और 1/4 जो है कर लिया जाता था। तो इस तरीके से हमने जाना चंद्रगुप्त द्वितीय का चरित्र कैसा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का चरित्र महान विजेता, महान कूटनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक, कला प्रेमी था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है गुप्त वंश से। सबसे पहले श्री गुप्त आए, फिर घटोत्कच आए, फिर घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम आए थे, फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आए। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुए, जो कि एक कुमारगुप्त थे और एक आपके चंद्रगुप्त द्वितीय थे। उसमें जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे बहुत ही मतलब सम्राट अपने पिता के समान ही थे। उसके बाद हमने जाना कि प्रशासन व्यवस्था कैसा है गुप्त वंश का। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपने शासन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए कई शक्तियों को कई विभागों में बांटा गया है, जिसमें केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, विषय शासन यानी प्रदेशों को, ग्राम शासन, न्याय व्यवस्था, आय का साधन भूमिकर ही होता था, ठीक है। पूछ सकता है कि गुप्त काल है इसमें आय का साधन क्या था, तो भूमि कर था। कर कितना लिया जाता था, तो 1/4 लिया जाता था। अब देखिए फ्रेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हमने जाना कि यह एक महान विजेता, महान कूटनीतिज्ञ, कुशल प्रशासनिक, कला प्रेमी। अब देखिए फ्रेंड, चीनी यात्री फाहियान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। चीनी यात्री फाहियान जो था 399 से 414 ईस्वी में आया था। इसका वास्तविक नाम जो था वो था कुंग। जी हाँ फ्रेंड्स, जो चीनी यात्री फाहियान जो आया था इसका वास्तविक नाम कुंग था। और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, यह जो था फाहियान, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था, तो समुद्रगुप्त का पुत्र था। और यह इसी के शासन काल में आया था, जैसे कि हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जाना, तो ये इसी के शासन काल में आया था। और फाहियान जो था, ये इसका अर्थ क्या होता है, यानी इसके इस नाम का अर्थ क्या होता है, तो धर्मगुरु या रक्षक, ठीक है। और यात्रा यानी जो भी यात्रा फाहियान ने किया, इसका विवरण कहाँ मिलता है, तो इसका जो विवरण मिलता है क्यों में मिलता है, ठीक है। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्यों में मिलता है। और कुमारगुप्त प्रथम इसके बाद आ गया। तो कुमारगुप्त प्रथम कौन था, तो कुमारगुप्त प्रथम जो था 414 से 455 ईस्वी में आया, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था, लेकिन ये भी इतना योग्य नहीं था। उसके बाद देखिए स्कंदगुप्त आया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
है ना, स्कंदगुप्त आया। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि गुप्त काल का सबसे योग्य अंतिम शासक कौन होगा, तो आप वहाँ पर स्कंदगुप्त का नाम बताइएगा। और उसके बाद अन्य कोई योग्य शासक नहीं आ पाते हैं तो आपको स्कंदगुप्त तक ही याद रखना है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, हम बहुत ज़्यादा डीप क्यों नहीं जा रहे, बहुत ज़्यादा डीप इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपका डीएलएड होता है, जरूरी नहीं है कि इसी चैप्टर से केवल और केवल इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ उसी को वो उठाएगा और दे देगा, ठीक है। स्कंदगुप्त के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। इसका जो सन है 455 से 467 ईस्वी, ठीक है। और यह गुप्त काल का एक अंतिम योग्य शासक था जो कि मगध के सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। और इसी के शासन काल में हुड़ों ने आक्रमण किया था, और एक बार नहीं, कई बार नहीं, एक बार किया तब भी स्कंदगुप्त ने उनको हरा दिया, दूसरी बार किया तभी भी उनको स्कंदगुप्त ने हरा दिया, ठीक है। और इस तरीके से जो स्कंदगुप्त था वो विष्णु का उपासक था। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, तो गुप्त साम्राज्य का पतन जो हुआ क्योंकि ये जो था 250 वर्षों तथा राजनीतिक सूत्र से बांधा गया। और फ्रेंड्स, आपने ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा कि गुप्त साम्राज्य को स्वर्णिम काल का युग क्यों कहा जाता है। अभी हम लोग ये भी देखेंगे। फिलहाल अभी आप देख सकते हो इसका पतन किस तरीके से हुआ, साम्राज्य की विशालता, अयोग्य उत्तराधिकारी, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं आया, हुड़ों के आक्रमण की वजह से भी, क्योंकि हुड़ जो थे स्कंदगुप्त के शासनकाल में उन्होंने आक्रमण किया, कई बार उन्होंने आक्रमण किया था, और आर्थिक कमी के कारण भी। आप बस इस तरीके से लिख सकते हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखिए, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनका शासन था, प्रशासनिक व्यवस्था था, बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम तक चला था और यह एक विशाल साम्राज्य था। और देखिए, गुप्त काल के सम्राट जो थे बहुत ही ज्यादा, इसमें चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त आए, घटोत्कच आए, ठीक है, समुद्रगुप्त आए, समुद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय आया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शासक आए जिन्होंने कह सकते हो कि राजनीतिक एकता प्रदान की, सामाजिक एकता प्रदान की, संस्कृति एकता प्रदान की, आर्थिक कला की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा उन्नतिशील बनाया, ठीक है। आप कह सकते हो कि महान सम्राटों का युग था गुप्त काल, ठीक है। हम गुप्त काल को राजनीतिक एकता का युग कहते हैं, धार्मिक सहिष्णुता का युग कहते हैं। और हुड़ का आक्रमण, जो कि स्कंदगुप्त के काल में इन्होंने हुड़ों का आक्रमण किया और इनका इफेक्ट क्या क्या पड़ा था, तो देखा था कि हमने गुप्त काल में किस तरीके से उसका पतन हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हुड़ ने आक्रमण किया उसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, ठीक है। सामाजिक प्रभाव पड़ा, धार्मिक और तांत्रिक प्रभाव पड़ा, सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से ये लेसन 2 जो है, चैप्टर 2 पूरा खत्म होता है। तो हमने मौर्य वंश, जो गुप्त काल है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब चलिए हम पुष्यभूति या हर्षवर्धन वंश के बारे में जानेंगे, जो कि 7वीं शताब्दी में आया था। हर्ष का जन्म कब हुआ था, तो 590 में हुआ था, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना कब हुई, तो आप कह सकते हो कि 606 ईस्वी में सम्राट जो उत्तर भारत पर गद्दी पर बैठा, थानेश्वर की गद्दी पर। जो हर्षवर्धन था ये 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हर्षवर्धन की एक बहन थी राजश्री, जिनका विवाह गृहवर्मन यानी कन्नौज के गृहवर्मन से हुआ था, ठीक है। और राजश्री के सहमति से ही जो हर्षवर्धन था ये क्या किया था कि कन्नौज, यानी आप कह सकते हो कि कन्नौज पर ये आया था हर्षवर्धन, ठीक है। और उसके बाद क्या किया कि राजधानी यही कन्नौज का शासक बना और राजधानी थानेश्वर को चेंज करके कन्नौज में, क्योंकि वो क्या था कि जब वहां पे रहने लगा, ठीक है, तो वो क्या किया कि कन्नौज पर अपना, यानी जो थानेश्वर राजधानी था उसको चेंज करके कन्नौज में परिवर्तित कर दिया। ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो फ्रेंड्स ये जो बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र जो लिखा है, ठीक है, उससे मिलती है। हवेन सांग के थ्रू मिलती है। और फ्रेंड्स, धर्म सहिष्णु शासक था हर्षवर्धन, और उसकी बहन राजश्री जो थी बौद्ध धर्म की आकृष्ट, यानी कह सकते हो कि जो बहन
उसकी ये आप हर्षवर्धन के अगर शासनकाल के बारे में जानेंगे तो राजश्री उसकी बहन का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। सबसे पहले तो उसका जो विवाह होता है कन्नौज के ग्रीवर्मन से होता है, लेकिन किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या करती है कि अपने भाई को बना देती है। तो उसका भाई क्या करता है, हर्षवर्धन की अपना जो थानेश्वर राजधानी होता है उसको चेंज करके कन्नौज में कर देता है। फिर क्या होता है कि उसकी बहन जो होती है राजश्री ये बोलती है कि आप बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट हो। तो उसी के कहने पर जो हर्षवर्धन थे वो बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट हुए, प्लस हवेन के कहने पर भी वो बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट हुए। तो इस तरीके से आपको बस पॉइंट टू पॉइंट जानना है। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने ब्राह्मण, हीनयान, महायान यंत्र किया और सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंड्स यहाँ पे महामोक्ष हर 5 वर्ष में किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जो हर्षवर्धन है वो महामोक्ष कहाँ पे करता है, तो प्रयाग में करता है हर 5 वर्ष में, ठीक है। और हर्षवर्धन की मृत्यु कब होती है, तो 648 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए हवेन के बारे में कुछ जानते हैं। तो हवेन जो है ये 15 वर्ष तक भारत में रहा और यह क्या निरंकुश था, लेकिन ये स्वेच्छाचारी नहीं था, ठीक है। और ये 1/6 कर लेता था। और अगर हम बात करें कि यहाँ हर्षवर्धन में जो भी स्त्रियों एवं पुरुष को क्या होता था, तो समान शिक्षा दिया जाता था, स्त्रियों को सम्मान की नज़र से देखा जाता था और खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। तो इस तरीके से लेसन 3 हर्षवर्धन से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है बस उसको देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है कि सामंतवाद कालीन भारत, जिसमें हम जानेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति, ठीक है, किस तरीके से हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राजपूतों की उत्पत्ति जो हुई थी, इनका काल जो है 647 ईस्वी से 1200 ईस्वी। और देखिए फ्रेंड्स महाभारत में राजपूतों को कुलीन क्षत्रिय वंश कहा जाता है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि कुलीन क्षत्रिय कौन कहता है, तो जो महाभारत है इसमें कहा जाता है, इसके थ्रू कहा जाता है कि जो राजपूत है ये कुलीन क्षत्रिय है। और हर्ष चरित्र में यानी जो बाण भट्ट लिखा है इसमें राजपूतों को सैनिक बोला जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स इनकी उत्पत्ति जो हुआ बहुत ही ज़्यादा इसमें भेदभाव, कभी बोला जाता है विदेशी उत्पत्ति है, कभी बोला जाता है अग्निकुंड का सिद्धांत है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो। उत्पत्ति क्या यानी राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो सबसे पहले विदेशी उत्पत्ति। देखिए इसमें एक महोदय है या कह सकते हो कि स्टेटमेंट दिया है कर्नल टॉड ने कि जो राजपूत थे ये अग्निकुंड से या सितियल या शक वंश के थे। और पृथ्वीराज रासो यानी अग्निकुंड का सिद्धांत, पहले हमने देखा विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, अभी सेकंड जो है वो है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत यानी पृथ्वीराज रासो ने इसके बारे में बोला कि जो भी जैसे कि प्रतिहार वंश, ठीक है, जो आपका प्रतिहार वंश हो गया, जो आपका यहाँ पे चौहान वंश हो गया, ये सभी क्या है, ये अग्निवंशी है यानी अग्निकुंड के सिद्धांत से इनका उत्पत्ति हुआ है। उसी प्रकार भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत, तो बहुत सारे ऐसे लेखक है जो ये बोलते हैं कि जो भी राजपूत की उत्पत्ति हुई है ये प्राचीन क्षत्रियों से हुआ है। तो इस पे स्टेटमेंट गौरी शंकर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें इतना ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस अगर पूछा जाए कि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत बताइए तो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत लिखिएगा, अग्निकुंड का सिद्धांत बताइएगा, भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत बताइएगा, मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत बताइएगा और भारतीय ब्राह्मण का सिद्धांत बताइएगा। तो ये पूरा खत्म होता है। अब हम जानेंगे चहमान या चौहान वंश। चहमान या चौहान वंश क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि चहमान वंश की जो शुरुआत हुई वो चहमान व्यक्ति के नाम से हुई, इसी कारण इसको चहमान वंश या चौहान वंश कहा जाता है, ठीक है। और इनके वंश को सूर्यवंशी कहा जाता है और इनका जो शाखा है वो अजमेर के सांभर में है, ठीक है। और चहमान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो विग्रहराज द्वितीय था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो चहमान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो विग्रहराज द्वितीय था, क्लियर। और विग्रहराज द्वितीय जो था वो क्या था कि चालुक्य जो था मूल राज प्रथम को हराया था। क्योंकि इतना ज़्यादा शक्तिशाली था तो एक पॉइंट याद रख लीजिएगा कि चालुक्य मूल राज प्रथम को हराया था। और विख्यात शासक कौन था, शक्तिशाली शासक तो विग्रहराज द्वितीय था, लेकिन विख्यात शासक कौन था,
जो चौहान वंश है, चहमान वंश है, इसका विख्यात शासक कौन था? तो फ्रेंड्स विख्यात शासक जो था वो अजय राज था, ठीक है, जो कि 1105 से 1130 ईस्वी तक शासन किया और इसी ने अजय मेरू नगर की स्थापना की थी। किसने? तो अजय राज ने। और देखिए प्रतिभाशाली शासक कौन था? इसमें देखिए एक शक्तिशाली शासक था जो विग्रहराज द्वितीय था। विख्यात शासक कौन है? तो अजय राज है। और प्रतिभाशाली शासक कौन है? तो विग्रहराज फोर्थ है, जिसको हम शॉर्ट में विसल देव भी कहते हैं। क्लियर? और देखिए यहाँ पे विसल देव जो था, यानी जो प्रतिभाशाली शासक था चहमान वंश का, ये उच्च कोटि का लेखक था और इसी के शासनकाल में सोमदेव विद्वान जो था, या आप कह सकते हो हरिकेल के रचयिता कौन है? तो सोमदेव है। अब देखिए फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे ब्लर दिखेगा, बट आप सभी को मैं पूरा क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले तो हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानेंगे। पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो 1179 से 1192 के बीच में है, ठीक है। 1179 से जो पृथ्वीराज चौहान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका जो शासनकाल है 1179 से और 1192 के बीच में है। और देखिए फ्रेंड्स राजकवि चंद्रबरदाई, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज के बारे में या आप कह सकते हो इनके राजकवि थे चंद्रबरदाई, ठीक है, जिसकी रचना किस चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ठीक, पृथ्वीराज जो था वो जयचंद के समकालीन, या आप कह सकते हो कि समकालीन था। और देखिए पृथ्वीराज ने क्या किया था कि जो जयचंद था, ठीक है, क्योंकि उसी के समकालीन था, और इसने क्या किया कि जयचंद की पुत्री का ही अपहरण कर लिया, ठीक है, अपहरण कर लिया, जिसके कारण जयचंद और पृथ्वीराज का जो संबंध या आप कह सकते हो शत्रु की तरह हो गया। और जिसका लाभ किसने उठाया था? तो तुर्क राजाओं ने उठाया था। इस तरीके से पृथ्वीराज के आप कह सकते हो बहुत सारे शत्रु हो गए और तुर्क राजाओं ने भी इसका लाभ उठाया, क्योंकि उसने क्या किया था पृथ्वीराज ने कि जयचंद्र की पुत्री को यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है ना कि जयचंद्र ने पृथ्वीराज की सहायता क्यों नहीं की, तो आप वहाँ पर लिखेंगे क्योंकि जयचंद्र की पुत्री को पृथ्वीराज ने अपहरण कर लिया था, इसके कारण जयचंद ने पृथ्वीराज की सहायता नहीं की। और इसी में देखिए 1191 में और 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध होता है। लेकिन एक तो अच्छी बात यह है 1191 में उनकी जीत हो जाती है, लेकिन 1192 में मोहम्मद गोरी जो होता है वो पृथ्वीराज को हरा देता है, ठीक है। और इस तरीके से जो आपका चहमान वंश है ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। और हार का कारण क्या है? तो हार का कारण देखिए पूछ लेता है कि जो चहमान वंश है या जो चौहान वंश है इसके पतन का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स इसका पतन का कारण यही है असंगठित सेना, कूटनीति का अभाव, ठीक है, अव्यवस्थित जो भी था, आर्थिक समस्या, तो ये सारे आप प्रॉब्लम्स बता सकते हो। उसके बाद जब चहमान वंश यानी मोहम्मद गोरी था पृथ्वीराज को हरा दिया, उसके बाद से मुसलमानों की सत्ता या आप कह सकते हो राज सत्ता स्थापित कर लिया। अब देखिए फ्रेंड भोज परमार, जिसे हम परमार वंश भी कहते हैं, भोज परमार जिसकी राजधानी धारा नगरी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भोज परमार जिसकी राजधानी धारा नगरी है, ठीक है। और देखिए भोज प्रबंध की रचना किसने की? भोज प्रबंध की रचना किसने की? तो बल्लाल ने। ये थोड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है। और देखिए भोज यानी यहाँ पे भोज जो था वो 18 से 1052 ईस्वी तक शासन किया। और मिहिर भोज जो था शक्तिशाली शासक था। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? तो मिहिर भोज, ठीक है। और इसने क्या किया था कि गुजरात और उड़ीसा राजाओं के जो भी गुजरात के शासक, उड़ीसा के शासक थे, उनको हराया था और कन्नौज पर अपना अधिकार उसके बाद जमा लिया। उसके बाद देखिए मोहम्मद गजनवी था, इसके आक्रमण को रोकने के लिए इसने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किए, बहुत सारे योजनाएं बनाई जा रही थी, लेकिन इसमें उसको सफलता नहीं मिल सकी। भोज परमार में बस इतने ही ज़्यादा फैक्ट है, बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, और इसी कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें आपको भोज परमार में क्या याद रखना है? जैसे हमने पृथ्वीराज में देखा, इसमें भी आपको ये देखना भोज परमार इसकी राजधानी धारा नगरी है। और इसमें ये पूछता है भोज प्रबंध की रचना किसने की? तो बल्लाल ने की, ठीक है।
और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक कौन है? तो मिहिर भोज है। और भोज परमार कहाँ कहाँ किसको किसको हराया? तो गुजरात के शासक को, उड़ीसा के शासक को हराया था और उसके बाद कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। फिर क्या हुआ कि महमूद गजनवी के आक्रमण को रोकने के लिए आयोजन, या आप कह सकते हो प्लान, योजनाबद्ध तरीके से बनाया जा रहा था, लेकिन उसमें उसको सफलता नहीं मिली और युद्ध करते करते उसकी मृत्यु हो गई। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राजपूतों का शिक्षा कैसा था? तो फ्रेंड्स, राजपूतों का शिक्षा जो था नालंदा, विक्रमशिला, काशी, उज्जैन और कांची था। नाटककार में कौन कौन से आ जाते हैं? तो नाम याद रख लीजिएगा, भवभूति, राजशेखर, कृष्ण मिश्र, भट्ट नारायण। और देखिए कवि जिसमें माघ, भट्टिट, श्रीहर्ष, जयदेव, जिसमें माघ का जो आ जाता है, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, माघ का जो आता है, माघ ने किसकी रचना की है? तो माघ ने जो रचना की है शिशुपाल वध की, यानी शिशुपाल का वध किस तरीके से होता है, इसकी रचना किसने की है? तो माघ ने की है। भट्टिट ने किसकी रचना की है? तो ये अपने ही नाम पे भट्टिट काव्य की रचना की है। श्रीहर्ष ने न्यास चरित्र की रचना की है, ठीक है। और जयदेव ने, आई होप कि ये याद भी होगा आपको, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है। क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये आपका क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और राजपूत की अगर क्वेश्चन पूछता है कि राजपूत की विशेषताएं क्या है, तो यहाँ पर आप सभी का आंसर होगा कि राज्यों का विकास। और राजपूत ऐसा काल था जिसमें प्रायः युद्ध होता रहता था। तो ये इनकी दो विशेषताएं हो जाती है जिनको आप याद कर सकते हो। राजपूत के मंदिर कौन कौन से हैं? तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, ठीक है, कंद्रीय महादेव का मंदिर, कंद्रीय महादेव का मंदिर थोड़ा पूछ लिया जाता है, खजुराहो का मंदिर हो गया, ठीक है। इस तरीके से उड़ीसा में जगन्नाथ का मंदिर, एलोरा में कैलाश मंदिर, ठीक। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण है याद कर सकते हो। कांची में पल्लव मंदिर। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो फैक्ट है थोड़ा याद कर सकते हो कि खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है। प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है? तो मूर्ति और स्थापत्य कला की दृष्टि से जो खजुराहो है ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे खजुराहो का निर्माण किसने करवाया था? तो आप सभी को हमने बताया भी था कि जो चंदेल वंश के थे उन्होंने ही खजुराहो में मूर्ति स्थापत्य कला का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए विक्रमांक देव चरित्र की रचना किसने की है? तो विक्रमांक देव चरित्र की रचना की है वो विल्हड़ ने की है, ठीक है। और भुक्ति, यानी भुक्ति किसे कहते हैं? तो भुक्ति किसे कहते हैं? जो प्रांत होता है उसे ही हम भुक्ति कहते हैं। तो नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भुक्ति किसे कहते हैं? तो जो प्रांत होता है उसी को हम भुक्ति कहते हैं। पंचकुल किसे कहा जाता है? तो नगरीय शासन की समिति को ही हम पंचकुल कहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ वही प्रश्न है कि खजुराहो का निर्माण किसने किया? तो चंदेल शासकों ने किया था। नगर शैली क्या होती है? तो जो भी मंदिरें उत्तर भारत की विकसित हुई थी उसे ही हम नागर शैली बोलते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर उड़ीसा, जो कि गंगवंश के राजा नरसिंह ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में। इसका किस वंश के राजा ने इसका निर्माण करवाया था? तो गंग वंश ने। और गंग वंश के राजा कौन है? तो राजा नरसिंह। तो इस तरीके से रिलेट कर लीजिएगा, राजा नरसिंह, उड़ीसा, कोणार्क, गंग वंश। कलचुरी सत्ता का उत्कर्ष है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलचुरी सत्ता का उत्कर्ष किसने किया था? तो गांगेय विक्रमादित्य ने, यानी 1019 ईस्वी से 1041 ईस्वी में। कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी राजा गांगेय देव था। राजपूत युग जो था, न्याय तथा सेना के अधिकारी कौन था? तो राजा होता था। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि जो राजपूत युग है उसमें न्याय तथा सेना का अधिकारी कौन होता था? तो जो राजा होता था वही होता था। राजपूत आय का प्रमुख स्रोत क्या होता था? तो भूमिकर होता था, ठीक है। राजपूत में धार्मिक जो भी थी वो कैसी थी? तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म की तरफ अवनीत थी, अनैतिक था, ठीक है, यानी नैतिक नहीं था। और जादू टोने मंत्र ये सब कुछ वहाँ पर था। और फ्रेंड्स, अगर हम सामाजिक की बात करें तो 4 वर्णों में विभक्त था। क्लियर? और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अवंती सुंदरी कथा, यानी पूछ लिया जाता है कि अवंती सुंदरी क्या है? तो अवंती सुंदरी जो है वो एक प्रकार की कथा है जिसके रचनाकार कौन है? तो आचार्य दंडी है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न है कि जयचंद्र थे
ये आखिरी युद्ध किसके साथ हुआ था? तो फ्रेंड्स चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी के साथ, और ये इनकी अंतिम युद्ध थी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेसन 5 स्टार्ट हो जाता है, जो कि चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट के बारे में बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे, और ये लास्ट चैप्टर है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो आपका चालुक्य वंश है, ठीक है, इसकी 3 शाखाएं। इसकी 3 शाखा कौन कौन सी है ये आपको याद रखना है। चालुक्य वंश की 3 शाखा है, कौन कौन सा? तो चालुक्य कल्याणी, जो प्रश्न पूछा जाएगा सिर्फ हमने वही लिखा है, ठीक है। चालुक्य कल्याणी, चालुक्य वातपी और व्यंग्य, या कल्याणी चालुक्य, वातपी चालुक्य और व्यंग्य चालुक्य, इस तरीके से भी कह सकता है। तो अगर पूछा जाए, अगर चालुक्य शासन के बारे में पूछा जाता है तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि जो चालुक्य वंश था वो 3 शाखाओं में विभक्त था। जिन चालुक्य शासकों ने कल्याणी, या कह सकते हो कल्याणी को अपना राजधानी बनाया था, उसे हम चालुक्य कल्याणी कहते हैं। जिन राजाओं ने वातपी राजधानी बनाया था उन्हें हम वातपी चालुक्य कहते हैं, और जिन चालुक्य वंश के प्रमुख शासकों ने जो वेंगी को राजधानी बनाया था उसे हम वेंगी चालुक्य कहते हैं। फिलहाल चलिए हम जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि कल्याणी क्या है, कल्याणी चालुक्य के बारे में। पहला प्रश्न यही बन सकता है कि कल्याणी वंश यानी जो कल्याणी चालुक्य है, इसकी स्थापना किसने किया है? तो तैलभ द्वितीय ने किया है। कल्याणी चालुक्य की राजधानी क्या होती है? तो मान्यखेत होती है। उस राजधानी यानी जो मान्यखेत राजधानी है, इसको परिवर्तन किसने किया है? तो सोमेश्वर प्रथम ने किया है। चालुक्य वंश की आप कह सकते हो जो आपका जो कल्याणी चालुक्य वंश है उसका शक्तिशाली शासक कौन था? तो विक्रमादित्य शीर्ष है। और फ्रेंड देखिए, विल्हड़ और विज्ञानेश्वर ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विल्हड़ और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में आए थे? तो विक्रमादित्य शीर्ष के दरबार में आए थे। और इन्होंने रचना क्या की है? तो फ्रेंड देखिए, विज्ञानेश्वर ने जो है मिताक्षरा का रचना किया है, और विक्रमांक देव चरित्र ने विल्हड़ की रचना जो है, यानी विल्हड़ ने विक्रमांक देव की रचना की है, और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की है। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से वातपी चालुक्य स्टार्ट होता है। वातपी चालुक्य के जो संस्थापक हैं वो जयसिंह हैं, और इसकी जो राजधानी है वो वातपी है। लेकिन अगर पूछा जाए कि वातपी चालुक्य के निर्माणकर्ता कौन है, तो कीर्तिवर्मन है, ठीक है। और पुलकेशिन प्रथम जो है उत्तराधिकारी बने कीर्तिवर्मन के, यानी जो पुलकेशिन प्रथम है इनके उत्तराधिकारी कौन है? तो कीर्तिवर्मन है। और कीर्तिवर्मन की मृत्यु के बाद मंगलेश आए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट कि बादामी में विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो कीर्तिमान की मृत्यु के बाद जो मंगलेश आया था उसी ने विष्णु मंदिर का मंगलेश में निर्माण करवाया था, ठीक है। और प्रमुख शासक कौन कौन से हो जाते हैं? तो रणराज, पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, ये नाम है, ठीक है। और उसके बाद देखिए दरबारी कवि कौन कौन सा हो जाता है, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर पूछा जाए कि जो आपका वातपी चालुक्य है इसमें दरबारी कवि कौन आया था, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रवि कृति जैन। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जी, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए पुलकेशिन द्वितीय की अगर हम बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय जो था ये वातपी चालुक्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है, जिसने उपाधि पृथ्वी बल्लभ सत्याश्रय, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी बल्लभ सत्याश्रय की उपाधि किसने धारण की? तो वातपी चालुक्य का जो शक्तिशाली शासक था पुलकेशिन द्वितीय। और अयोग्य अधिकारी जो थे जिनके कारण राष्ट्रकूट यानी जो आपका आप कह सकते हो जो वातपी चालुक्य था उसमें अयोग्य अधिकारी होने के कारण जो राष्ट्रकूट थे इस वंश में मतलब अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, क्योंकि उन्होंने आक्रमण किया। और इस तरीके से अयोग्य अधिकारी होने की वजह से जो राष्ट्रकूट थे इन्होंने आक्रमण किया और अपना अधिकार या शासन जमा लिया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें वेंगी चालुक्य यानी तीसरा जो है, तो ये जो है आपका वेंगी जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और इसकी राजधानी वेंगी है, और इसके संस्थापक जो है वो विष्णुवर्धन है। और इसके प्रमुख शासक जैसे जय सिंह, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन, युवराज, जय सिंह, ठीक है, ये इनके प्रमुख क्या हैं? शासक हैं। और सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन है? तो विजयादित्य है,
ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब राष्ट्रकूट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो राष्ट्रकूट जो है वो 8वीं शताब्दी में आई थी। इसकी स्थापना किसने की? तो नरेश दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या होती है? तो माले खड़े होती है। इसमें कौन शासक आ जाते हैं? तो कृष्ण प्रथम, ध्रुवतारा, धारावर्ष, गोविंद द्वितीय, गोविंद तृतीय, अमोघ प्रथम, ये क्या है? प्रमुख शासक है। प्रमुख शासक में सबसे ज्यादा मतलब आप कह सकते हो प्रमुख शासक कौन है? तो गोविंद तृतीय है। राष्ट्रकूलन की संस्कृति क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम संस्कृति की बात करें तो अमोघ वर्ष यानी इन्होंने कविराज मार्ग और रत्नमालिका की रचना की है। तो अमोघ वर्ष ने किसकी रचना की है? तो कविराज मार्ग और रत्नमालिका की रचना की है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो कन्हेरी का बौद्ध विहार, जो कि इनका शिक्षा केंद्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछता है कि कन्हेरी का बौद्ध विहार या शिक्षा केंद्र है वो किस राष्ट्र में आता है? राष्ट्रकूल में आ जाता है, या चालुक्य में आता है, या परमार में आ जाता है? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि ये राष्ट्रकूलिन या राष्ट्रकूट में वंश में आता है और यज्ञों का प्रचलन था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पल्लव वंश आता है। पल्लव वंश के बारे में आपको जानकारी लेनी है कि यह कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग पर स्थित है और इसकी राजधानी जो है वो पल्लव ही है। और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक बप्पा देव है। तो पल्लव वंश की स्थापना किसने किया है या संस्थापक कौन है? तो बप्पा देव, ठीक है। और इनकी संस्कृति की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इनके साहित्य संस्कृति बहुत ही ज़्यादा उन्नति हुई थी। और ये तमिल भाषा को, अगर हम तमिल और संस्कृत भाषा की कहें तो सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन संस्कृत भाषा को देते थे पल्लव वंश। और पल्लव वंश की राजधानी जो थी वो कांची थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका राजधानी जो होगी वो रांची होगी, मैंने पल्लव ही लिख दिया, तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा कि पल्लव की जो राजधानी थी वो रांची थी। और साहित्य सम्राट जिसमें कवि, भारवी, दंडिन ये सभी आ जाता है महेंद्र वर्मन द्वारा रचित। इसको तो मतलब आप सभी को याद ही कर लेना है, मत विलास प्रहसन, ठीक है। ये किसके काल में, या आप कह सकते हो किसके शासन काल में? तो पल्लव वंश में। इसके रचयिता कौन है? तो महेंद्र वर्मन द्वारा रचित ये मतलब कृति है मत विलास प्रहसन, ठीक है। मत महेंद्र वर्मन, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका चोल वंश स्टार्ट होता है, ठीक है। आई थिंक लास्ट है। तो चोल वंश की स्थापना किसने की है? तो विजयालय ने की है। इसकी राजधानी क्या है? तंजौर है। शक्तिशाली शासक कौन है? तो राजराज प्रथम है। और तंजौर में एक शिव का विशाल मंदिर भी बनवाया गया है। चोलकालीन संस्कृति अगर हम बात करें तो जीवक, चिंतमणि, शूलमणि, कुंडेल, कोशी ये सब यहीं से आए हैं। चोल प्रशासन भी जो था, जिस तरीके से हमारा जो वर्तमान में है, इसमें भी शासन व्यवस्था जो थी वो राजतंत्रात्मक थी। राजा जो था वो प्रधान था और सुव्यवस्थित मतलब अपनी शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए विभागों को कई भागों में विभक्त किया गया था। तो इस तरीके से जितने भी हमने लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5 तक पूरा कवर कर लिया। और फ्रेंड्स, यही जो आपके 5 चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, एक तो पहली बात कि हमने जितने भी फैक्ट लिखे थे बुक से लिखे थे, ठीक है। और थोड़ी क्लियरिटी नहीं है क्योंकि आज ही हमने बनाया और आप सभी के रिक्वेस्ट पे ही, तो इसलिए थोड़ा क्लियरिटी नहीं है। जल्दी में उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो बस वैसे ही हमने पॉइंट टू पॉइंट लिखा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। और उसके बाद देखिए गुप्त काल के बारे में जाना हमने, वर्धन वंश के बारे में जाना, सामंतवाद काल के बारे में जाना जिसमें हमने राजपूतों के बारे में जाना था, दक्षिण भारत के प्रमुख वंश जिसमें चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, इनके सभी के बारे में हमने जाना। और फ्रेंड्स, ये जितने भी लेसन रह जाते हैं, लेसन 6, लेसन 7, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कल, या आप कह सकते हो कल डे में पूरा प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि आपका 5 तारीख से तो पेपर स्टार्ट हो जा रहा है। तो वर्तमान भारतीय और कुछ प्रारंभिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन या जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको हम प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, जो अपनी तैयारी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।